शुभ संध्या मित्रों, मैं विपेश तिवारी आप सभी का सौर एकेडमी प्रयागराज में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे, स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपने आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। राइट दोस्तों, अब आप लोगों की जो एग्जाम है वो अब बहुत धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। मुश्किल से 1 महीने का अब टाइम बचा हुआ है। अब आपकी तैयारी जो है वह बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए। हम आपके तैयारी में साथ में हैं। देखिए, जो मेरा पोर्शन है भारतीय राज्य व्यवस्था, आप लोगों को मैंने प्रॉमिस भी किया हूं। तो भारतीय राज्य व्यवस्था पर अब मेरा जो कार्य होगा आप लोगों से, वह भारतीय राज्य व्यवस्था पे कार्य अब एमसीक्यू, ठीक है। और टारगेट कौन होगा? टारगेट होगा एम लक्ष्मीकांत। एम लक्ष्मीकांत टारगेट होंगे और एम लक्ष्मीकांत टारगेट होंगे और इन्हीं के अनुसार चैप्टर वाइज, ठीक है, चैप्टर वाइज हम आप लोगों के एमसीक्यू कराएंगे। ठीक है, चैप्टर जितने चैप्टर हैं उनके एमसीक्यू हो जाएंगे। अभी कल परसों एक क्लास मिलेगा और उसके बाद दो दो क्लासेस आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। मेरा टारगेट यह है कि जितने यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट आपके लोगों के लिए जो चैप्टर है वो हम करा दें। आज जो आप लोगों से एमसीक्यू पे चर्चा करेंगे वह है आप लोगों का, जैसे देखिए अब मेरा प्रारूप क्या होगा, मैं चैप्टर आपको बताता भी जाऊंगा, पढ़ लीजिएगा और आके तुरंत क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, तो आप लोगों के लिए आसान हो जाएगी तैयारी। ठीक है, और लगभग लगभग जो चीजों पे चर्चा होंगी वो प्रश्न भी बनने की संभावनाएं भी ज्यादा रहेंगे, तो इसकी चिंता मत करना। तो दोस्तों, अभी मैं आप लोगों के जो चैप्टर पे चर्चा होगी, भाग 1 वाले चैप्टर में थोड़ा अभी वेट करना। अभी मैं भाग 2 वाले पे, जैसे संसदीय व्यवस्था, आज एमसीक्यू में संसदीय व्यवस्था पे होगा। फिर उसके बाद संघीय व्यवस्था, आप लोग पढ़ लीजिए संघीय व्यवस्था। फिर उसके बाद सेंट्रल स्टेट रिलेशन, केंद्र राज्य संबंध। आप लोग सभी लोग एम लक्ष्मीकांत किताब पढ़ लीजिएगा और उसी से पूरे एमसीक्यू रहेंगे। तो केंद्र राज्य संबंध, ये 3। फिर उसके बाद एम लक्ष्मीकांत में जो चैप्टर है आपातकालीन, शायद मेरे अनुसार आपातकाल होगा, तो आपातकाल पर चर्चा होगी। आप लोग, अब ये आप लोगों का 3 दिन के अंदर मैं खत्म कर दूंगा एमसीक्यू। सब अच्छे अच्छे एमसीक्यू रहेंगे और आप लोग एमसीक्यू ओरिएंटेड चीजें अब तैयार करिए। पॉलिटी में हमारा टारगेट ये है, टारगेट क्या है? टारगेट ये है कि आप लोगों के लिए मैं 22 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो 22 क्वेश्चन हमारे क्लासेस से आ जाए। तो टारगेट है 22 क्वेश्चन आप लोगों के लिए। जितने भी 20 से 22 प्रश्न आते हैं इस बार के आईएएस 2021 के लिए, और इसमें बस एक कार्य आप लोग करना कि मैं चैप्टर जैसे बता दिया, आज तो चैप्टर आपको पता नहीं है संसदीय व्यवस्था, फिलहाल मैं लगा दूंगा स्टेटस, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद संघीय व्यवस्था पे क्लासेस रहेंगे, फिर सेंट्रल स्टेट रिलेशन, फिर आपातकाल। ओके, और अब मैं स्टार्ट करता हूं। फिर उसके बाद मैं भाग 1 में आऊंगा जिसमें आप लोगों के लिए फिर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। फिर उसके बाद कैसे होगा? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। फिर उसके बाद संविधान निर्माण, किस पर? संविधान निर्माण पर। ठीक है, अब ये आप लोग रिवीजन करते रहिए। निर्माण, फिर आपका प्रस्तावना, विशेषता, संघ एवं राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व,
और फिर आपका बेसिक स्ट्रक्चर। तो ये आप लोगों का अगला फेज रहेगा। तो ये आप लोग रिवीजन करिएगा, फिर यहां पे एमसीक्यू सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, हर क्वेश्चन पे आप लोगों को ज्यादा कोशिश करना, जितना जल्दी 1 मिनट, और टाइम आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। क्वेश्चन के जो प्रश्न होंगे उनका जवाब जरूर दीजिए। आप एक दर्शक की भूमिका में न रहिएगा, एकदम अपने उपस्थिति का जो उपस्थिति को दर्ज जरूर कराइएगा। वो दर्ज होगा कमेंट के द्वारा, क्योंकि ये ऑनलाइन की दुनिया है, यहाँ पर हम आपको नहीं देख रहे हैं। तो बेवकूफ भी बना सकते हैं, उसकी कोई दो राय नहीं, लेकिन अपने उपस्थिति का रिजल्ट जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब क्लासेस स्टार्ट करते हैं। और आप लोग, बस मैं प्रारूप बता दिया हूं, ऐसे कार्य होगा। आज आप लोगों से मैंने अभी बताया कि आप लोगों का कैसे प्रक्रिया रहेगी। तो एम लक्ष्मीकांत हमारे टारगेट में होंगे, और आज का जो सेशन है संसदीय व्यवस्था। अब मैं आ जाता हूं अपने क्वेश्चन पर। आप लोग पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। आपसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि भारत में संसदीय व्यवस्था की वो कौन सी विशेषताएं हैं जिनके आधार पर किसका संचालन होता है, सरकार का संचालन होता है। विकल्प 1 है नाम मात्र का कार्यपालिका, विकल्प 2 है उपराष्ट्रपति का निम्न सदन का सभापति होना, विकल्प 3 है वास्तविक कार्यपालक शक्ति या जो है मंत्रिमंडल में निहित होना, और तीसरा है निम्न सदन का कार्यपालिक उत्तरदायित्व। तो ये आपके 4 विकल्प है। प्रश्न है भारत में संसदीय व्यवस्था की वे कौन सी विशेषताएं हैं जिनके आधार पर सरकार का संचालन होता है। अब नीचे दिए गए कूटों की सहायता से आपको सही उत्तर का चयन करना है। कूट ए 1 2 3, 1 2 4, 1 3 4, 2 3 4। आप लोग स्टार्ट करिए और बताइए जल्दी से। मैं हट जाता हूं, आप लोग बताएं, सभी लोग बताएं, सभी लोग बताएं। टाइम है आप लोगों के पास, जल्दी से बताएं। सभी लोग जल्दी से जल्दी बताएं, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग टाइम ले लीजिए। चल, सभी लोग कमेंट कर दिए होंगे। चल आया जाए, सभी लोग का कमेंट आ गया ही होगा। तो आइए देखते हैं कौन सा इसका सही विकल्प हो सकता है। पहली चीज तो आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे यहाँ केंद्र और राज्य दोनों ही स्तर पर किस व्यवस्था को अपनाया गया है। तो केंद्र और राज्य स्तर पर हमने संसदीय व्यवस्था को अपनाया है। कौन सी व्यवस्था को? तो संसदीय व्यवस्था। आर्टिकल 74 और 75 जो है वो आपके सेंट्रल में, जो केंद्र में संसदीय व्यवस्था है उसको बताता है, और आर्टिकल 163 और 164 जो राज्य में है संसदीय व्यवस्था उसको बताता है। तो हमने केंद्र और राज्य दोनों स्तर पे संसदीय व्यवस्था को अपनाया है। अब यहां प्रश्न है कि भारत में संसदीय व्यवस्थाओं की कौन सी विशेषताएं जिनके आधार पर सरकार क्या कर रहा है, अपने कार्य का संचालन कर रहा है। तो पहला इसमें दिया है नाम मात्र की कार्यपालिका। तो जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ संसदात्मक चरित्र में सरकार के 3 स्वरूप है, जिसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। और संसदात्मक में कार्यपालिका के 2 प्रधान होते हैं, अध्यक्षात्मक में कार्यपालिका का 1 प्रधान होता है, लेकिन संसदात्मक में कार्यपालिका का 2 प्रधान होता है। एक नाम मात्र का, एक वास्तविक। और नाम मात्र का कौन है? राष्ट्रपति है, और वास्तविक पीएम है। अध्यक्षात्मक में कार्यपालिका का केवल 1 प्रधान होता है, वो राष्ट्रपति। और ये भारतीय संविधान में जो संसदात्मक है उसमें कार्यपालिका के 2 प्रधान, एक नाम मात्र का कौन? राष्ट्रपति, और वास्तविक पीएम। लेकिन ब्रिटेन के संसदात्मक में नाम मात्र का प्रधान राजा है,
जो वंशावली सिस्टम पर आधारित है, वंश की परंपरा पर आधारित है। और इसी कारण ब्रिटेन को कभी भी गणतंत्र नहीं कहा जाता, क्योंकि वहां पर वंश की प्रधानता है। लेकिन भारत एक गणतंत्र है क्योंकि यहां पर वंश की प्रधानता नहीं, और अमेरिका भी। तो ये आपका सही विकल्प है। उपराष्ट्रपति का निम्न सदन का सभापति होना, ये बिल्कुल गलत जवाब। आपका दो सदन होता है, एक निम्न सदन, एक उच्च सदन। उच्च सदन राज्यसभा हो गया और निम्न सदन लोकसभा। निम्न सदन कौन हुआ? अब आप सोचिए कि उपराष्ट्रपति किसका सभापति होता है? उपराष्ट्रपति जो होता है वह राज्यसभा का सभापति होता है। तो अब ये निम्न सदन जो यहां पे दिया ये गलत हो गया, है ना? यहां पे उच्च सदन लिखना चाहिए था, तो ये गलत जवाब हो गया आपका। अब दूसरा, यहां वास्तविक कार्यपालिक शक्तियां किस पे निहित है? मंत्रिमंडल में निहित होना। आपको भली भांति पता है, मैं बताया भी हूं। आर्टिकल 53 का सब क्लॉज 1 कहता है कि संघ की कार्यपालिक शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन उधर से आर्टिकल 74 क्या कह दिया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार कार्य करेगी। तो ये विकल्प आपका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। और इधर निम्न सदन का कार्यपालिक उत्तरदायित्व, अभी आप लोगों को बताऊंगा बड़े अच्छे तरीके से। अविश्वास प्रस्ताव पे भी प्रश्न है और ये भी आपका बिल्कुल सही जवाब है। भाई लोकसभा में बहुमत होगा तभी तो आपकी सरकार बनेगी, और बहुमत ही नहीं है तो बिल्कुल। तो ये निम्न सदन का कार्यपालिक उत्तरदायित्व, तो इसमें से आपका पहला सही था और आपका फिर सही था इसमें तीसरा, चौथा। तो आपका विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब है। जिन लोगों ने जो जवाब दिया है बहुत अच्छा कार्य किया है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपका बड़े अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। 1, 3, 4 सी ऑप्शन सही। आते हैं दूसरे में, बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न है। प्रश्न दिया है कि भारत के संविधान ने देश में संसदीय सरकार की व्यवस्था की है। बिल्कुल, सरकार की यह व्यवस्था जो है निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? आपके लिए चैलेंज प्रश्न है। पूछ रहा है कि भारत के संविधान ने देश में संसदीय सरकार की व्यवस्था की है और सरकार की यह व्यवस्था निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? भारत के लोग के प्रति, कि राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री की विधायिका? सभी लोग जवाब दीजिए दूसरे प्रश्न को, सभी लोग जवाब दीजिए, सभी लोग जवाब दीजिए। आप लोगों के पास समय है, सभी लोग जवाब दीजिए, बिल्कुल दीजिए अच्छे तरीके से। सभी लोगों का जवाब आना चाहिए एकदम तेज तरीके से। मेहनत करिए और जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लीजिए। ठीक है, जल्दी से सभी लोग जवाब दीजिए। चल, तो सभी लोगों ने जवाब दे दिया अच्छे तरीके से। सभी लोगों का कमेंट आना चाहिए। सभी लोगों का जवाब आ गया। चल, तो दोस्तों यहां पर आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो सकता है ना भाई? हो सकता है कि नहीं? हाँ, हो सकता है। देख, मंत्री जो होता है वह अपने मूल एवं कार्याधिकार के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। राइट। पूछा क्या है? भारत के संविधान में देश में संसदीय सरकार अपना ली है। अब सरकार की यह व्यवस्था निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी? तो ये पता चला कि मंत्री अपने मूल एवं कार्याधिकार के लिए किसके प्रति उत्तरदायी है? संसद के प्रति उत्तरदायी है। अब संसद जो होती है वह विभिन्न तरीकों से, उसके पास कई तरीके हैं, तो उन विभिन्न तरीकों का क्या करता है? प्रयोग करता है। और उन तरीकों में क्या क्या है? जैसे आप देखते हैं प्रश्नकाल हो गया, आप देखते हैं चर्चा हो गई,
स्थगन प्रस्ताव हो गया, होता है ना, अविश्वास प्रस्ताव हो गया। अब इन सब के द्वारा वह क्या करती है, कंट्रोल करती है इन सब तरीकों से। तो अब ये पता चल गया कि मंत्री अपने मूल एवं कार्याधिकार के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी, और संसद ही आपका क्या है, विधायिका है। कानून निर्माण करने की शक्ति कौन है, संसद है, राइट। सरकार के कितने अंग होते हैं, सरकार के 3 अंग हो गए। एक आपका हो गया एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी। अब एग्जीक्यूटिव के 2 प्रधान हो गए, एक हो गया आपका नाम मात्र का राष्ट्रपति और वास्तविक पीएम। लेजिस्लेचर में 2 सदन होते हैं, एक आपका हो गया कौन, लोकसभा, और दूसरा राज्यसभा, राइट। यही होता है कि नहीं। अब ये लेजिस्लेचर आपका जो विधायिका है संसद है, और संसद है, और ये जो आपका मंत्री है एग्जीक्यूटिव, जो पीएम और उनके भाई द्वारा बनी मंत्रिपरिषद है, अब वह सभी लोग क्या है, विधायिका के प्रति उत्तरदायी हैं। अगर लोकसभा में बहुमत खत्म हो गई तो भाई आपका काम ही खत्म हो गया, भाई लोकसभा में बहुमत खत्म हो गई, अविश्वास प्रस्ताव आ जाएगा। तो संसद क्या कर रही है, इन सब तरीकों के माध्यम से नियंत्रण भी करती है, ठीक है। ये तो आपके नॉलेज के लिए बता दिया, लेकिन ये अब आपको पता चल गया सरकार की व्यवस्था जो है विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। और जो आपका विधायिका संसद है वह विभिन्न तरीकों से इन पर नियंत्रण भी रखता है, इन मंत्रियों पर। तो ये चीज है। अब नेक्स्ट प्रश्न, तो दूसरे का कौन जवाब सही है, डी ऑप्शन, ठीक है, दूसरे का डी। चलिए अब आते हैं तीसरे में। सरकार को कैबिनेट व्यवस्था में सामान्यतः कैबिनेट कितनी अवधि तक कार्य करता है, बहुत शानदार प्रश्न है। निश्चित अवधि तक, कि जब तक उसे निचले सदन में बहुमत प्राप्त है, या जब तक उसे राष्ट्रपति का विश्वास प्राप्त है, या जब तक उसे मतदाताओं का विश्वास प्राप्त है। चलिए प्रश्न अच्छा है, जवाब दीजिए, सभी लोग जवाब दीजिए, तीसरे प्रश्न का सभी लोग जवाब दीजिए। सभी लोग जवाब दीजिए। चलिए अब थोड़ा धीरे धीरे कार्य तेज होना चाहिए, है ना। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, आप जितना मेहनत करेंगे उसका फल आपको मिलेगा, है ना। जो मेहनत करते हैं उनको निराश बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी न कभी आपके मेहनत का रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो बस ईमानदारी से कार्य करते रहिए। चलिए तो दोस्तों अब तीसरे प्रश्न का आप लोग पढ़ लिए, जल्दी से जल्दी कर दीजिए कमेंट। चलिए तो अब ये आप देखिए, सोचिए कि पूछा प्रश्न है सामान्यतः कैबिनेट कितनी अवधि तक कार्य करेगी। हाँ, निश्चित अवधि तक बिल्कुल नहीं। कभी भी आप लोग देखा है कि निश्चित अवधि होता है? भाई आप चुन लिए गए हो इसका मतलब नहीं है, हो सकता है कि आप इसके पहले ही आपका पद खत्म हो सकता है। तो निश्चित अवधि तक आप नहीं है, जब तक उसे निचले सदन में बहुमत प्राप्त है। ये बिल्कुल सही जवाब लग रहा है। आप लोगों को क्या लगता है, सही है कि गलत है, आप लोग बताएं। बिल्कुल, अभी मैं इसी के जस्ट पहले इस पर ही चर्चा किया। अब ये आप सोचो कि एक लोकसभा, ये लोकसभा है, इसमें बहुमत जिसकी होती है उसकी सरकार बनती है, और बहुमत दल का जो नेता होता है वह आपका पीएम होता है। वो तभी तक अपना सरकार बनाकर रखा रहेगा जब तक इसका यहां पर बहुमत प्राप्त है। बहुमत खत्म हुई कि आप भी खत्म हो गए, तो निश्चित अवधि बिल्कुल नहीं। हाँ,
जब तक उसे निचले सदन में, वो चाहे आजीवन निचले सदन में बहुमत प्राप्त हो तो आप आजीवन तक बने रहे, लेकिन जैसे ही आपका बहुमत खत्म होता है आप भी खत्म हो जाएंगे। तो जब ये सही है तो बाकी सब गलत। तो आपका बी ऑप्शन तीसरे का बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने सही जवाब दिया बहुत अच्छा। आप लोग प्लीज वीडियोस को ढेर सारा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। क्लासेस की गुणवत्ता हमेशा मैं ध्यान रखता हूं, प्रश्न की क्वालिटी भी ध्यान में रखते हैं, तो कार्य करिए। चौथा प्रश्न है कि सरकार को संसदीय व्यवस्था में मंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति के प्रति, कि उच्च सदन का सभापति एवं निम्न सदन का अध्यक्ष, कि संसद, की प्रधानमंत्री? सभी लोग जवाब दे। अब हम ज्यादा बात करने से अच्छा है कि पूरा जल्दी जल्दी खत्म किया जाए, ठीक है? जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दे। सभी लोग मेहनत करिए, जवाब दीजिए। सभी लोग जल्दी से जल्दी जवाब दे, ठीक है? चल, कोई बात नहीं, सभी लोग जवाब दे दिए होंगे, दे दिए होंगे। चल, चला जाए। आपको पता है कि मंत्रियों का संसद के प्रति क्या होता है? सामूहिक उत्तरदायी होता है, और वो भी विशेषकर किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। और सामूहिक उत्तरदायित्व का जो सिद्धांत है, उत्तरदायित्व का सिद्धांत इस तरह से प्रभावी है, इस तरह से प्रभावी है कि लोकसभा के पीएम के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को किसके माध्यम से अविश्वास प्रस्ताव पारित कर क्या कर सकती है? हटा सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो मंत्री होते हैं, मंत्रियों का संसद के प्रति, ये आपका आर्टिकल 75 कहता है कि मंत्री जो है वो संसद के प्रति उनका सामूहिक उत्तरदायित्व है, और विशेषकर लोकसभा के प्रति। और ये जो सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत इस तरीके से प्रभावी है कि लोकसभा के जो पीएम के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद है उसको आप अविश्वास प्रस्ताव पारित करके हटा सकते हैं। तो अब चौथे प्रश्न का आपका सही जवाब क्या हुआ? तो चौथे प्रश्न का, सरकार को संसदीय व्यवस्था में मंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी हुए? संसद के प्रति उत्तरदायी हुए, राइट? राष्ट्रपति गलत, उच्च सदन का सभापति ये भी गलत, पीएम भी। किसके प्रति? संसद के प्रति, ठीक है? चौथे प्रश्न का सी जवाब सही है। चल, ठीक है, चल। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसमें लोग बहुत गलतियां कर देते हैं। आप गलती नहीं करेंगे ये मुझे पता है ना? आप गलती नहीं करेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब यहां पे सूची 1 है सरकार के प्रकार, सूची 2 है विशेषताएं।
दिया है संसदीय व्यवस्था, मिलान करिए, राष्ट्रपति शासन व्यवस्था, मिलान करिए, संघीय व्यवस्था, मिलान करिए, एकल व्यवस्था, ये मिलान करिए, और ये आपका कूट दिया गया है, और इसमें ऑप्शन भी दिया गया है, आप ऑप्शन आप चुनिए 5वें का जल्दी से। ठीक है, 5वें प्रश्न को करिए। जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए, अब टाइम मैं ज्यादा नहीं लूंगा क्योंकि अब टाइम जल्दी चलना चाहिए। चलिए जल्दी से करिए। जल्दी से सभी लोग कमेंट करिए। तो चला जाए, थोड़ा रफ्तार अब बढ़ाइए, कार्य करना है ज्यादा। चलिए, तो यहां पर आया जाए। अब आप लोग देखिए कि संसदीय व्यवस्था को अभी आप लोगों ने पढ़ा, ठीक है। आर्टिकल 75 क्या बोला? सामूहिक उत्तरदायित्व को लेकर बोला। तो संसदीय व्यवस्था का संबंध किससे हुआ? सामूहिक उत्तरदायित्व से। अब ए में देखो 4 किस्में किसमें है। अच्छा, एक ये है, एक ये है। अब हम लोगों को लगता है कि दूसरा हल कर देंगे तो हमको सही जवाब मिल जाएगा, है ना, क्योंकि यही पर अंतर है। राष्ट्रपति शासन व्यवस्था, तो राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में हम आए शक्तियों का पृथक्करण। अमेरिका को देख लो, सेपरेशन एंड पावर अमेरिका में है, तो राष्ट्रपति शासन व्यवस्था वाले में शक्तियों का पृथक्करण होता है। शक्तियां जो है वो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका में पृथक की गई है। संघीय व्यवस्था में क्या है? अब तो ये पता चल गया कि बी का 3, तो ये सही जवाब। ठीक है, अब संघीय व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन, जैसे हमारे यहां संघीय व्यवस्था है तो इसी कारण अनुसूची 7 में दिया गया ना, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और संघ केंद्रीय विषय दिया गया है, ऐसे राज्य को राज्य स्तर विषय, समवर्ती जो दोनों। और एकल व्यवस्था शक्तियों के केंद्रीकरण से, जैसे आपका ब्रिटेन, वहां पर शक्ति केंद्रीकृत है, विभाजन नहीं है, केंद्रीकृत है, क्योंकि एकात्मक शासन व्यवस्था है। तो अब आपको सारी चीजें पता चल गई। ठीक है, ओके। ये आपका ब्रिटेन, इंडिया, इंडिया और अमेरिका, ये चीज दिखता है। चल, तो इसका सही जवाब है 5वें का बी। ठीक है, अब 6ठे में आते हैं। इसमें दिया है कथन और कारण। तो कथन ए में दिया है मंत्रिपरिषद जब तक उसे सदन में बहुमत प्राप्त है। संविधान, कारण आर, संविधान के अनुसार देश के पीएम को लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है। अब इसमें आप बताओ कौन कथन कारण ए तथा आर दोनों से सही है? सही लिखा है। तथा आर ए की सही व्याख्या है कि ए तथा आर दोनों सत्य है, सही व्याख्या नहीं आ रही की। ये आप देखिए और दीजिए जवाब 6ठे का। जल्दी सभी लोग जवाब। 6ठे, जल्दी से सभी लोग जवाब दें। जल्दी से जवाब दीजिए। चल, अब आपको पता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति क्या है?
सामूहिक उत्तरदायित्व है। ठीक है, किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। अब मंत्रिपरिषद कब तक है? मंत्रिपरिषद तब तक है जब तक उसे सदन में बहुमत प्राप्त है। ठीक है, अब लोकसभा जो है वह इन मंत्रिपरिषद को अविश्वास प्रस्ताव पारित करके क्या कर सकती है? अविश्वास प्रस्ताव पारित करके क्या कर सकती है? हटा सकती है। हटा सकती है कि नहीं? इसकी अविश्वास प्रस्ताव चर्चा किसमें है? आर्टिकल 75 में है। और प्रस्ताव के समर्थन में कितने सदस्य हैं? तो प्रस्ताव के समर्थन में 50 सदस्यों की सहमति जो है वह अनिवार्य है। 50 सदस्य सहमति दे दिए, अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा। अगर वो सिद्ध नहीं कर पाए तो काम खत्म। तो मंत्रिपरिषद, अब देखिए कथन ये दिया है, मंत्रिपरिषद जब तक उसे सदन में बहुमत प्राप्त, और कारण आर दिया है, संविधान के अनुसार देश के प्रधानमंत्री को लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित करके क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है। आपको ये मैंने क्या कर दिया? व्याख्या दे दी। अब ये पता चला कि ए तथा आर दोनों सही है कि भाई देश के प्रधानमंत्री को लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित करके आप हटा सकते हैं। और ये जो कारण कथन दिया है कि मंत्रिपरिषद जब तक उसे बहुमत प्राप्त है, तो आर जो है एक ही सही व्याख्या कर रहा है। तो ए जवाब सही है। तो छठे का ए जवाब सही है। जिन्होंने दिया है सही दिया है। अब आते हैं 7वें में। ये आप लोगों का समाजशास्त्र का नया बैच स्टार्ट हुआ है, तो आप लोग बिल्कुल इसका लाभ उठाइए। और आप लोगों के लिए एक ऑफर भी आया है इस अक्टूबर सितंबर के माह में। और आप लोगों के लिए ये ऑफर है कि जो लोग जीएस प्लस एसे में एडमिशन लेते हैं, फीस है 16,500, मुख्य परीक्षा ओरिएंटेड, मेन के ओरिएंटेड क्लासेस होंगे। और जो एडमिशन लेते हैं उनको, जिनका विषय अगर समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय रहा तो उनको वैकल्पिक विषय समाजशास्त्र फ्री में दिया जाएगा। और जिनका इतिहास वैकल्पिक विषय रहा उनको इतिहास फ्री में मिलेगा। तो ये याद रखिएगा आप लोग। तो फीस क्या है? ओनली 16,500 रुपए में आपको जीएस प्लस ए से, और प्लस आपको दो अभी वैकल्पिक विषय उपलब्ध है, समाजशास्त्र और इतिहास। जिनका ये दो विषय रहेगा तो उनको फ्री में दिया जाएगा। 16,500 में मुख्य परीक्षा बैच रहेगा। और ये ऑफर इसी सितंबर माह तक है। चल अब आगे चलते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिए। आंसर राइटिंग प्रोग्राम 1100 2010 से 20 तक समाजशास्त्र में पूछे गए जो प्रश्न है उसकी व्याख्या, और इतिहास वैकल्पिक विषय का भी बैच ऑन है। जो इतिहास लिए हो वो बिल्कुल इसमें एडमिशन ले सकते हैं। चलिए 7वें प्रश्न में आते हैं। प्रश्न है निम्न में से, निम्न में से वह कौन सा मुख्य सिद्धांत है जिसके आधार पर संसदीय सरकार क्या करती है? कार्य करती है। बहुत अच्छा प्रश्न है कि कौन सा मुख्य सिद्धांत है जिसके आधार पर संसदीय सरकार क्या करती है? कार्य करती है। संसद को की सर्वोच्चता, कि विधायिका के प्रति कार्यपालिका को उत्तरदायित्व होना, कि न्यायपालिका की सर्वोच्चता, कि शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत। चलिए 7वें प्रश्न का जवाब दीजिए। अच्छा प्रश्न है। सभी लोगों को प्रश्न कैसा लग रहा है ये बताएं। 7वें प्रश्न का जवाब दें। बहुत इस पे चर्चा हो गई है। आप लोग अब इस प्रश्न को तो बता ही सकते हैं, आसानी से बताइए।
सभी लोग बताएं, जल्दी से जल्दी बताएं। चलिए, बहुत जल्दी जवाब देना चाहिए आपको। तो संसदीय जो सरकार है वह कार्य किस सिद्धांत पे करती है? तो विधायिका के प्रति कार्यपालिका का उत्तरदायित्व होना। ये विधायिका जो है वो कार्यपालिका का मतलब विधायिका के प्रति कार्यपालिका क्या है? उत्तरदायित्व है। आपको मैंने बताया, अब संसद मंत्री से प्रश्न पूछ रहा है। संसद जो है मंत्रियों पर विभिन्न तरीकों से क्या करेगा? नियंत्रण करता है। जैसे आपका प्रश्न काल हो गया, बताया भी, चर्चा हो गई, स्थगन प्रस्ताव हो गया, ठीक है, ये सब आदि तरीके। तो ये आपका बी ऑप्शन 7वें का बिल्कुल सही जवाब। अब नेक्स्ट प्रश्न, 8वां प्रश्न है, सरकार को संसदीय व्यवस्था में मंत्री किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? बहुत शानदार प्रश्न है। सरकार को संसदीय व्यवस्था में मंत्री किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? अच्छा प्रश्न है। राष्ट्रपति की इच्छा से, कि सरकार के प्रमुख द्वारा, कि सरकार के प्रमुख की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा, कि विधायिका के द्वारा? सभी लोग जवाब दीजिए, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, सभी लोग जवाब दीजिए, सभी लोग जवाब दीजिए, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। आप लोगों को प्रश्न की क्वालिटी कैसी लग रही है? प्रश्न की क्वालिटी है, मजा भी आ रहा है? कोई दिक्कत हो तो जरूर कमेंट करिए। कहीं कोई प्रश्न हो मैं तो उपलब्ध रहूंगा, आपको जवाब भी दूंगा। और समस्याओं से डट कर लड़िए। चलिए, तो बताएं। चलिए, तो दोस्तों आपको पता है सरकार के 3 स्वरूप, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी। एक नाम मात्र का राष्ट्रपति, एक वास्तविक पीएम। ये 2 सदन, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा के बहुमत दल का नेता कौन? पीएम। अब पीएम का चुनाव हो गया तो पीएम एक मंत्रिपरिषद की पूरी लिस्ट तैयार करेगी, राष्ट्रपति को देगी कि राष्ट्रपति महोदय इसको शामिल कर लीजिए। तो अब सरकार के प्रमुख कौन है? पीएम है। और उन्हीं के सलाह पर अब उन्होंने लिस्ट तैयार किया मंत्रिपरिषद की और दिया राष्ट्रपति को कि राष्ट्रपति साहब क्या काम करिए, इनको मंत्रिपरिषद में शामिल करिए। अब राष्ट्रपति ने देखा कि अरे यार बड़े लीचड़ आदमी हो, ऐसे व्यक्ति को शामिल कर रहे हो अपने मंत्रिपरिषद में जो बलात्कारी है, उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है, तमाम प्रकार के आरोप। तो राष्ट्रपति एक बार कहेंगे कि प्रधानमंत्री साहब थोड़ा ध्यान दीजिए, इससे आप ही की छवि खराब होगी, मंत्रिमंडल में ऐसे लोगों को शामिल करिए जिनकी छवि अच्छी हो। लेकिन पीएम साहब को लगा कि बड़ा सरकार का दबाव है, सरकार गिर जाएगी अगर इनको हम न शामिल करें, तमाम प्रकार के बाहुबली लोगों का इनका मतलब कि समर्थन है और ये इनको अभी मंत्री में नहीं शामिल करेंगे तो 8-10 सीट ऐसी ही चली जाएगी। तो कहेंगे कि साहब शामिल कर लीजिए, बाकी हम है देख लेंगे, सब नियंत्रण कर लेंगे। तो क्या हुआ कि राष्ट्रपति मजबूर है उनको मंत्रिपरिषद में शामिल करने की, इसीलिए कहा जाता है कि राष्ट्रपति नाम मात्र का है। ठीक है, अब ये चीज आपको मैंने बताया अच्छे तरीके से। तो सरकार के प्रमुख की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। ओके, 8वां। अब 9वां, निम्न में से कौन सरकार की संसदीय व्यवस्था का एक प्रमुख विशेषता नहीं है? कभी भी जब भी आपको प्रश्न पढ़ना अगर नहीं है पूछा गया है तो एक बार ऐसे अंडरलाइन कर लेना। ये एक स्मार्ट, आपको थोड़ा स्मार्ट बना देता है। जैसे आप लोग घर से निकलते हैं तो थोड़ा इत्र उत्र मार लेते हैं तो थोड़ा पूरी रास्ता भर महकता रहता है, कोई देखेगा सुनेगा तो बोलेगा बहुत अच्छा सेंट लगाए हैं। सुनते होंगे, कुछ ना कुछ बोल देते हैं, कुछ लोग बोल देते हैं कि कौन सी है परफ्यूम, है ना। वैसे भी
प्रचार का दुनिया है, प्रचार में तो कजनी काका दिखाई देता है, कजनी कितने लोग पास खींचे चले आते हैं। तो थोड़ा ऐसे अंडरलाइन कर देंगे तो आप नहीं की ओर खींचे चले जाएंगे और इससे आप गलतियां नहीं करेंगे, है ना। तो अब क्या है कि निम्न में से कौन सरकार की संसदीय व्यवस्था का एक प्रमुख विशेषता नहीं है। तो विधायिका एवं कार्यपालिका का सामंजस्य, कि राष्ट्रपति का नाम मात्र का प्रमुख होना, कि सामूहिक उत्तरदायित्व, कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल। सभी लोग जवाब दीजिए 9वें प्रश्न का। 9वें प्रश्न का सभी लोग जवाब दीजिए, सभी लोग जवाब दीजिए। नौवे का प्रश्न का जवाब दीजिए, जल्दी से जल्दी सभी लोगों का जवाब आता चले। थोड़ा अब रफ्तार पकड़ेंगे, थोड़ा तेजी से कार्य करेंगे, क्योंकि प्रश्न अब खत्म करना है। थोड़ा आप लोग भी थोड़ा कोऑपरेट करिए, और आपको लगे कि जब थोड़ा स्टॉप कर लेना, प्रश्न कर लेना, फिर वीडियो भगाना, थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा बस। चल, 9वें प्रश्न में कौन सरकार की संसदीय व्यवस्था का प्रमुख विशेषता नहीं है। तो आप लोग देखिए, पहली चीज तो विधायिका एवं कार्यपालिका का सामंजस्य संसदीय व्यवस्था का बहुत बड़ा प्रमुख चरित्र है। जैसे बताए थे कि सरकार के 3 अंग, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी। भाई विधायिका के सदस्य कार्यपालिका के हैं और कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के, और कार्यपालिका विधायिका में एक बढ़िया सा सामंजस्य है, सहयोग की भावना है, तो ये सही है। राष्ट्रपति का नाम मात्र का प्रमुख होना, तो अभी पता चला एग्जीक्यूटिव के 2 प्रधान, एक नाम मात्र का राष्ट्रपति और वास्तविक पीएम। अभी आपको बता ही रहा था, लोकसभा के बहुमत दल का नेता पीएम होता है, और पीएम जो है वह कार्यपालिका में बैठा हुआ है, और पीएम जो है मंत्रिपरिषद की लिस्ट तैयार करता है, राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने जाते हैं, बट राष्ट्रपति को लगता है कि यह सही नहीं आदमी है, पीएम साहब इसको ना शामिल करें, लेकिन पीएम ने कहा नहीं उसको शामिल करना है, तो राष्ट्रपति मजबूर है, तो नाम मात्र का प्रधान कौन, राष्ट्रपति, सही जवाब। सामूहिक उत्तरदायित्व, इसकी तो बड़ी भयानक चर्चा हुई और बहुत अच्छे तरीके से इस पे बातें भी हो गई। ये अब ये कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल, तो आपको लगा है कि राष्ट्रपति पीएम जो है एक निश्चित समय तक बैठे हुए हैं, नहीं, इस पे भी चर्चा हुई। अविश्वास प्रस्ताव बैठा हुआ है, जो अच्छे तरीके से खटिया खड़ी बिस्तरा गोल कर देता है, क्योंकि लोकतंत्र किसी के बाप की बपौती नहीं है। लोकतंत्र में हमेशा बेस्ट विकल्प मौजूद होता है, हमेशा जनता चाहती है कि हमारा नेतृत्व करता हमें भी ध्यान दे, अपने ही घर को ध्यान न दे, तो ये गलत जवाब। ठीक है, तो रियल में जवाब सही तो यही है, क्यों नहीं है पूछा गया है। ठीक है, तो संसदीय व्यवस्था का यह विशेषता नहीं है, इस कारण 9वें का डी। जिन लोगों ने सही किया बहुत अच्छा कार्य किया। अब 10वां, सरकार की संसदीय व्यवस्था कथन और कारण है। सरकार की संसदीय व्यवस्था सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर अवलंबित होती है। कारण दिया है, संसदीय हार मंत्रियों के त्यागपत्र देने का आवश्यक कारण नहीं होती है, और कूट है, ए तथा आर दोनों सत्य। जल्दी से बताएं, इसको भी जल्दी से खत्म किया जाए, सभी लोग बताएं, सभी लोग जल्दी से बताएं। 10वें प्रश्न का सही जवाब बताएं, सभी लोग जल्दी से जल्दी सही जवाब दें। अब आप लोगों के पास जल्दी से है टाइम, जितना जल्दी हो सके जवाब दीजिए, बहुत इजी प्रश्न है ना, अच्छे प्रश्न है, और जल्दी से जवाब दे दीजिए। चलिए मैं बगल हो जाता हूँ ना, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा। अच्छा प्रश्न है, चलिए दीजिए 10वें का। चलिए, तो 10वें प्रश्न का सही जवाब है, ये आपको लग रहा है कि ये संसदीय हार मंत्रियों के त्यागपत्र देने का आवश्यक कारण नहीं होती। क्यों नहीं होती, होती है, तो कारण तो गलत है।
और सरकार की संसदीय व्यवस्था सामूहिक उत्तरदायित्व, तो बड़ा चर्चा हुई। तो ए सत्य है लेकिन आर्य असत्य है, यही सी जवाब सही है, 10वें का सी। अब 11वें में आते हैं, 11वें में, ठीक है। हाँ, अच्छा है। निम्न विशेषताओं पर विचार करिए। राष्ट्रपति का नाममात्र का प्रमुख होना, कैबिनेट का सामूहिक उत्तरदायित्व, विधायिका के प्रति कार्यपालिका का उत्तरदायित्व होना, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत। उपरोक्त में से कौन सरकार की संसदीय व्यवस्था के गुण है? अच्छा प्रश्न है, दीजिए जवाब। 11वां टाइम नहीं लेंगे क्योंकि बड़ा चर्चा हो गई है, अब जल्दी से जवाब दीजिए, है ना। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, जल्दी से जवाब दीजिए, फिर तुरंत मैं आगे प्रश्न व्याख्या में आ जाऊं। जल्दी से सभी लोग जवाब दीजिए, सभी का रफ्तार तेज होना चाहिए। यह बहुत अत्यंत आवश्यक है कि रफ्तार तेज होना चाहिए। और मैं सभी चैप्टर का इसके बाद संघीय व्यवस्था पे होगा, ध्यान रखिएगा, पढ़ लीजिएगा, मैं पूरा चैप्टर करा देता हूं। चलिए अब इसमें 11वें में, चलिए जल्दी से जवाब दे दीजिए, ठीक है। चलिए, तो अभी आपको बताया कि संसदीय में शक्तियों का पृथक्करण कहां पर है? राष्ट्रपति में है। तो भैया तुम संसद में कहां बैठे हो? तो तुम ही पहले गलत हो गए। तो 4 जिसमें जिसमें है वो तो गलत हो गए, बचा क्या? 1 2 3। तो तुमको हम देखे बिना भी कर देंगे क्योंकि मैंने एक को गलत कर दिया है। तो डी ऑप्शन सही है, 11। अब 12 में आ जाते हैं, ठीक है। 12 में है कि भारत के संविधान के संबंध में कौन सा कथन आपको सत्य होता दिखाई दे रहा है? लोकप्रिय प्रभुसत्ता एवं वयस्क मताधिकार संविधान की आधार बहुत विशेषताएं हैं। थोड़ा दूसरा इसी में शामिल हो गया है तो इसको दूसरे को दूसरा समझ लो, कोई दिक्कत नहीं। ये पहला है, वो दूसरा है। जहां तक केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का प्रश्न है, हमारा संविधान थोड़ा ये प्रश्न में ही लोचा हो गया है क्योंकि प्रश्न थोड़ा डिसबैलेंस हो गया है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हवाओं का रुख थोड़ा बिगड़ गया है, तूफान आ गई है और शब्द जो है अलग अलग हो गए हैं, है ना। तब तक आप लोग बता दो कि कौन से संवैधानिक संशोधन द्वारा सार्वभौमिक जो वयस्क मताधिकार है वह 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई। सभी लोग जल्दी से कमेंट कर दो तो हमें भी पता चल जाए। सभी लोग कमेंट कर दो, एकदम तेजी से कमेंट करिए, सभी लोग तेजी से कमेंट करिए, ठीक है। चलिए 13वां प्रश्न आपके बीच में बड़ा अच्छा प्रश्न आया है और इस प्रश्न को देखते हैं कौन कौन करता है। भारत में धर्मनिरपेक्षता से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करो। इसमें धर्म का राजनीति से स्पष्ट से पृथक्करण है। यह धार्मिक मान्यता प्राप्त दलों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाता है। यह सभी समुदायों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। कि राज्य का कोई धर्म नहीं होता है। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। 1 3 4 1 1 2 1 1 3 4 1 1 2 4। अब सभी लोग जवाब दीजिए। 13वां प्रश्न आपके बीच में है, सभी लोग जवाब दीजिए। 13वां प्रश्न आपके बीच में है, सभी लोग जवाब दो। चल ठीक है। 13 का जवाब दीजिए। चला जाए, मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा टाइम देने की आवश्यकता है। आपको अगर लगता हो तो और दे दे टाइम। चले, पहली चीज तो इंडियन प्रियम्बल में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष को भारतीय प्रस्तावना में शामिल किया गया? जल्दी से बताएं।
तो वह था 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। प्रस्तावना में कितने शब्द जुड़े? 3, एक समाजवाद, एक पंथनिरपेक्ष, एक अखंडता। अब यहां पर पंथनिरपेक्षता का मतलब यह हुआ, पहली चीज तो धर्म का राजनीति से बिल्कुल पृथक्करण। धर्म अलग है, राजनीति अलग है, डिस्टर्ब न करो। यहां धार्मिक मान्यता प्राप्त दलों के चुनाव लड़ने पर क्या लगाता है? रोक लगाता है। ठीक, चलिए हम इसको भी मानते हैं, ठीक है, इसको भी मान लिया जाए कि भैया क्या कह रहे हो आप, 1 मिनट, एक मिनट, चलिए सभी लोग कमेंट कर दीजिए, हम चेक कर रहे हैं। अब इसमें यह भी जवाब सही, राज्य का कोई धर्म नहीं होता है, बिल्कुल। पंथ निरपेक्षता में यह कहा गया है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होता है, ये भी सही है। यह सभी समुदायों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है, ये भी सही है। और यह धार्मिक मान्यता प्राप्त जो दल है उनको चुनाव लड़ने पर क्या करता है? रोक लगाता है, ये भी सही है। तो मेरे अनुसार चारों, 1 2 3 4, किसने चारों पर लगाया है? अच्छा प्रश्न था, अच्छा प्रश्न था, किसने चारों पे लगाया है? 13 का डी ऑप्शन सही है, क्योंकि देखिए धर्म का राजनीति से बिल्कुल स्पष्ट पृथक्करण है ना, धर्म अलग है, राजनीति अलग है। यह धार्मिक मान्यता प्राप्त दलों के चुनाव में भी लड़ने पर रोक लगाता है ना, और सभी समुदायों को धार्मिक स्वतंत्रता भी प्रदान की है, राज्य का कोई धर्म नहीं। ठीक, चलिए 14, अब 14 में आते हैं, ठीक है। चलिए सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। थोड़ा ये प्रश्न ठीक है, आप बताएं। वित्त संपत्ति संविदाएं एवं वाद भाग दिया गया है। संघ सरकार किस में, किस भाग में, राज्य सरकार किस भाग में, केंद्र राज्य संबंध किस भाग में, बताइए। चलिए सभी लोग बताइए, सभी लोग बताइए, सभी लोग बताइए। अब आप लोगों के पास अच्छा टाइम है, बताइए जल्दी से, सभी लोग जल्दी से जल्दी बताइए, बताइए। दिखाई दे रहा है ना? चल 15 का जवाब आप लोग दीजिए, ठीक है, प्रश्न अच्छा है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। अब ये आपका कार्य है कि सम्मिलित करिए कि कौन कौन किस भाग में शामिल है। अब इसमें अब ये सब देखने के बाद सही उत्तर चयन करिए, है ना, कि 15 का कौन सा जवाब सही है। चलिए अब टाइम ज्यादा नहीं देंगे और हम आते हैं अब, ठीक है। तो पहली चीज तो हम मिलान करते संघ सरकार, तो संघ सरकार तो भाग 5 में है, राइट। भाग 1 में कौन है? जल्दी से, संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 2 में कौन? नागरिकता। भाग 3 में मौलिक अधिकार। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व। भाग 5 में संघ सरकार। तो अब आप देखिए बी में 1 1 कहां पर है, तो ये दिख रहा है कि बी में 1 1 2, तो इन्हीं 2 में से एक सही होगा। देखिए ऐसे ही गेम खेलो। अब इसमें देखिए राज्य सरकार की चर्चा कहां पर है, तो राज्य सरकार की चर्चा भाग 6 में है, ठीक है, तो ये हो गया क्लियर। केंद्र राज्य संबंध की चर्चा किसमें है, तो केंद्र राज्य संबंध की चर्चा भाग 12 में है। और बचा कौन? बचा आपका वित्त समुदाय विवाद, और ये यहां पर आ जाएगा। तो इसका अब सही जवाब क्या हुआ, सभी लोग बताएं। नहीं नहीं, गलत सम्मिलित हो गया है, आप लोग बताइए गलत है कि सही है, मैं फिर से मिलान कर रहा हूं। चल
तो ए जो है वो आपका ए, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, थोड़ा थोड़ा सा वेट कर लीजिए, बस चीजें सही कर रहा हूँ। हम उसी प्रश्न को करते हैं, थोड़ा दिक्कत आ गई है, उसी प्रश्न को सॉल्व करा के रोकते हैं, ठीक है। वो प्रश्न ओपन कर देते हैं ताकि आप लोगों का एक प्रश्न सॉल्व हो जाए, तो फिर आगे चलते हैं। कौन सा प्रश्न था? 12, हाँ यही था। तो देखो इसमें जो है आपका कौन है, अब देखिए ये वित्त संपत्ति समुदाय एवं वाद जो है यह भाग 12 में है, ठीक है। किसमें? भाग 12 में, ठीक है। किसमें? भाग 12 में है। अब आपका ये संघ सरकार जो है वह भाग 5 में है। संघ सरकार किसमें है? भाग 5 में है। राज्य सरकार किसमें है? भाग 6 में है। और केंद्र राज्य संबंध भाग 9 में है, ठीक। अब सही हुआ। तो 2, 1, 4, 3, तो ये ऑप्शन सही है, ठीक है। 2, 1, 4, 3, तो 15 का कौन सा ऑप्शन सही है? बी, ठीक है। 15 का ऑप्शन कौन सा सही है? बी, ठीक है। तो अब आप लोग कार्य कर लो, संसदीय व्यवस्था के प्रश्न सभी खत्म हो गए हैं, आपका रिवीजन हो गया है। अब संघीय व्यवस्था पे आएंगे, वहां पर प्रश्न सॉल्व किया जाएगा। और प्लीज वीडियो को खूब ढेर सारा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और आपके प्रश्न कैसे लगे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।